मार्सेई आगमन 24 फरवरी 1815 को नोट्रडाम दलागार्ड के चौकीदार ने स्मिर्ना, त्रिएस्ते और नेपल्स से आ रहे 3 मस्तूल वाले जहाज फ़राओन के आगमन का संकेत दिया। हमेशा की तरह तट का एक पायलट तुरंत बंदरगाह से रवाना हुआ। शातो डीव के पास से तेजी से गुजरा और केप द मॉर्जियो और रियो द्वीप के बीच जहाज पर चढ़ गया। उसी समय, जैसा कि प्रथा थी, फोर्ट सेंट जीन की छत दर्शकों से भर गई, क्योंकि मार्सेई में किसी जहाज का आगमन हमेशा एक बड़ा घटनाक्रम होता है, विशेष रूप से तब जब जहाज फराउन की तरह पुराने बंदरगाह के जहाज घाटों में बनाया गया हो, वहीं सज्जित और लादा गया हो, और नगर के ही किसी मालिक का हो। इस बीच जहाज पास आता जा रहा था और कैल्सरैन और जार द्वीपों के बीच किसी ज्वालामुखीय उथल-पुथल से बने संकरे मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर चुका था। वह पोमेक को घेर कर आगे बढ़ चुका था और अपने 3 टॉपसेल, बाहरी जिब और स्पैंकर के सहारे आगे बढ़ रहा था, किंतु इतनी धीमी और उदास गति से कि दर्शक अनायास ही किसी अनिष्ट को भांपते हुए ये सोचने लगे कि जहाज पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई होगी। फिर भी जो लोग नौवहन के जानकार थे, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि कोई दुर्घटना हुई भी होती, तो वह स्वयं जहाज को प्रभावित नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी चाल हर प्रकार से पूर्ण नियंत्रण में चल रहे जहाज का संकेत दे रही थी। लंगर गिराने के लिए तैयार था और बोस्प्रिट की रस्सियां ढीली थीं। पायलट के पास, जो फ्रॉन को मार्सेई के बंदरगाह के संकरे प्रवेश से ले जाने की तैयारी कर रहा था, एक युवक खड़ा था, सतर्क और तीक्ष्ण दृष्टि वाला, जो जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था और पायलट के प्रत्येक आदेश को दोहराता जा रहा था। फोर्ट सेंट जीन की छत पर खड़े दर्शकों में से एक व्यक्ति उस अस्पष्ट बेचैनी से विशेष रूप से प्रभावित हुआ था, जो सब पर छाई हुई थी। वह जहाज के किनारे आने की प्रतीक्षा भी न कर सका। वह एक छोटी नाव में कूद पड़ा और उसे फ्राउन की ओर खेने का आदेश दिया और ला रिजर्व की खाड़ी के सामने आकर जहाज के पास लग गया। जब युवक ने उस व्यक्ति को पास आते देखा, तो उसने पायलट के पास से अपनी जगह छोड़ी, टोपी हाथ में ली और आगे बढ़कर जहाज की रेलिंग पर झुक गया। वह 18 और 20 वर्ष के बीच का युवक था, लंबा, दुबला, गहरी सुंदर आंखों वाला और आबनूस जैसे काले बालों वाला। उसके पूरे व्यक्तित्व में वह शांति और दृढ़ता थी, जो उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें बचपन से ही खतरे से जूझने की आदत होती है। आह, यह तो तुम हो, डांतेस! नाव में बैठे व्यक्ति ने पुकारा। क्या हुआ है और जहाज पर सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? एक बड़ी विपत्ति, युवक ने उत्तर दिया। एक बड़ी विपत्ति, विशेष रूप से मेरे लिए। सिविता वेकिया के पास हमने अपने अच्छे कप्तान लेक्लेयर को खो दिया। और माल? जहाज के मालिक ने तीखे स्वर में पूछा। वह सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच गया है और मुझे लगता है कि उस विषय में आप संतुष्ट होंगे। लेकिन बेचारे कप्तान लेक्लेयर, तो उनके साथ क्या हुआ? जहाज के मालिक ने पूछा और उसके स्वर में स्पष्ट राहत थी। अच्छे कप्तान के साथ क्या हुआ? वे मर गए। समुद्र में गिर गए? नहीं, वे भयंकर पीड़ा में अपोप्लेक्टिक बुखार से मरे। फिर अपने दल की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, फुर्ती दिखाओ, हर आदमी अपने स्थान पर, लंगर गिराने के लिए तैयार हो जाओ। दल ने आदेश का पालन किया। एक साथ उन 8-10 नाविकों ने छलांग लगाई, कुछ शीट्स पर, कुछ ब्रेसेस पर, कुछ हैलियार्ड्स पर, कुछ जिब पर और कुछ ब्रेल्स पर। युवक नाविक ने इस कार्य की शुरुआत पर सरसरी दृष्टि डाली। यह देखकर कि उसके आदेशों का पालन हो रहा है,
उसने बातचीत फिर से आरंभ की। लेकिन यह विपत्ति कैसे हुई? जहाज के मालिक ने पूछा, बात को वहीं से आगे बढ़ाते हुए जहां युवक ने छोड़ा था। ईश्वर की कसम, सबसे अनपेक्षित ढंग से। बंदरगाह के कमांडर से लंबी बातचीत के बाद कप्तान लेक्लेयर अत्यधिक व्याकुल अवस्था में नेपल्स से रवाना हुए। 24 घंटे बाद उन्हें बुखार ने घेर लिया और उसके 3 दिन बाद वे मर गए। हमने उन्हें प्रथा के अनुसार दफनाया। अब वे जिजलियो द्वीप के पास विश्राम कर रहे हैं, एक झूले में ससम्मान लिपटे हुए, पैरों में 36 पाउंड की टोप का गोला और सिर के पास एक और गोला। हम उनकी पदक और उनकी तलवार उनकी विधवा के लिए वापस लाए हैं। इससे उन्हें क्या लाभ हुआ? युवक ने उदास मुस्कान के साथ कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 10 वर्षों तक युद्ध लड़ा और अंत में किसी और की तरह अपने बिस्तर पर मर गए। तुम क्या अपेक्षा करते हो, एडमंड? जहाज के मालिक ने कहा। उसके स्वर में अब शोक से अधिक सांत्वना थी। हम सब नश्वर हैं। बूढ़ों को युवाओं के लिए स्थान छोड़ना ही पड़ता है। नहीं तो न प्रगति होगी और न उन्नति। जब तक तुम मुझे यह आश्वासन दे सको कि माल। सब ठीक है, युवक ने कहा। मैं इसकी गारंटी देता हूं। यदि आप मेरी सलाह माने तो आप इस यात्रा को 25,000 फ्रॉक के लाभ से कम नहीं आंकेंगे। उसी समय जैसे ही जहाज राउंड टॉवर के पास से गुजरा, युवक नाविक ने पुकारा, टॉप मास्ट की पालें, जीब और स्पैंकर समेटो, फुर्ती दिखाओ। आदेश का पालन लगभग उतनी ही तत्परता से किया गया जितना किसी युद्ध पोत पर किया जाता है। सब छोड़ो, सबको ब्रेल करो। इस अंतिम आदेश पर सभी पालें नीचे कर दी गईं और जहाज की गति लगभग अदृश्य हो गई, केवल अपनी आगे की जड़ता के सहारे चलता हुआ। और अब यदि आप जहाज पर आना चाहें, डांतेस ने कहा, मालिक की अधीरता को देखते हुए। मैं देख रहा हूं कि आपका सुपर कार्गो डांगलार अपनी केबिन से बाहर आ रहा है। वह आपको वह सारी जानकारी देगा जो आप चाहते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे जहाज को बांधने की व्यवस्था करनी है और उस पर शोक चिन्ह लगाना है। मालिक को दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने वह रस्सी पकड़ ली जो डांतेस ने उसकी ओर फेंकी थी और ऐसी फुर्ती के साथ जो किसी नाविक को शोभा देती, जहाज के उभरे हुए किनारे पर जड़े पायदानों पर चढ़ गया। इसी समय डांतेस अपने स्थान पर लौट गया और बातचीत उस व्यक्ति पर छोड़ दी जिसे उसने डांगलार के रूप में परिचित कराया था। वह वास्तव में अपनी केबिन से निकल रहा था और जहाज के मालिक की ओर बढ़ रहा था। यह नया आगंतुक 25 से 26 वर्ष का एक पुरुष था, रूप से कुछ गंभीर, अपने वरिष्ठों के प्रति चापलूस और अपने अधीनस्थों के प्रति उद्दंड। इस कारण सुपरकार्गो का पदनाम अलग से होने पर भी, जो स्वयं ही नाविकों में अरुचि पैदा करता है, वह सामान्यतः दल द्वारा उतना ही अप्रिय माना जाता था जितना डांतेस प्रिय था। तो डांगलार ने कहा, आपने बुरी खबर सुन ली होगी। हाँ हाँ, बेचारे कप्तान लेक्लेयर। वे एक अच्छे और सीधे आदमी थे और सबसे बढ़कर एक उत्कृष्ट नाविक। डांगलार ने उत्तर दिया, समुद्र और आकाश के बीच तपे हुए, जैसा कि ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त था जिसे मोरेल और सॉन जैसी महत्वपूर्ण फर्म के हितों की देखभाल करनी हो। फिर भी, जहाज के मालिक ने उत्तर दिया, डांतेस को देखते हुए जब वह जहाज बांधने की जगह ढूंढ रहा था। फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस काम को समझने के लिए उतने लंबे अनुभव वाले नाविक की आवश्यकता है जितना तुम कहते हो, डांगलार। हमारा मित्र एडमंड इसे ऐसे कर रहा है
जैसे उसे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता ही ना हो। निस्संदेह, डांगलार ने कहा, डांतेस पर तिरछी दृष्टि डालते हुए, जिसकी आंखों में घृणा की झलक थी। हाँ, निस्संदेह, वह युवा है और आत्मविश्वास से भरा है। कप्तान की मृत्यु हुए मुश्किल से समय ही बीता था कि उसने बिना किसी से पूछे जहाज की कमान संभाल ली और हमें एल्बा द्वीप पर 1.5 दिन का नुकसान करा दिया, सीधे मार्सेई लौटने के बजाय। जहाज की कमान संभालने के विषय में मालिक ने कहा, वह पहले सहायक के रूप में उसका कर्तव्य था। और एल्बा पर 1.5 दिन गंवाने की बात रही तो वह गलत था, जब तक कि जहाज को कोई ऐसी क्षति न पहुंची हो जिसे ठीक करना आवश्यक था। जहाज उतनी ही अच्छी स्थिति में था जितना मैं हूं, और जितना मुझे आशा है कि आप हैं। वह 1.5 दिन केवल एक सनक में घुमाया गया, सिर्फ किनारे जाने के सुख के लिए। डांतेस, मालिक ने युवक की ओर मुड़ते हुए कहा, यहां आओ। क्षमा करें, डांतेस ने कहा, मैं एक क्षण में आपके पास होता हूं। फिर उसने दल की ओर पुकारा, लंगर गिराओ। लंगर तुरंत नीचे कर दिया गया और जंजीर शोर के साथ बाहर निकल गई। डांतेस अपने स्थान पर ही रहा, यद्यपि पायलट वहां मौजूद था जब तक अंतिम कार्य पूरा नहीं हो गया। फिर उसने आदेश दिया, पताका और झंडा आधा झुका दो, यार्ड डीले कर दो। देखा, डांगलार ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह स्वयं को पहले से ही कप्तान समझता है। वह वास्तव में है भी, मालिक ने कहा। हाँ, डांगलार ने उत्तर दिया, आपके और आपके साझेदार के हस्ताक्षर को छोड़कर। तो फिर हम उसे उसी पद पर क्यों न रहने दें? मालिक ने कहा। वह युवा है, यह मैं मानता हूं, लेकिन वह इस काम के लिए बना हुआ लगता है और अपने कार्य में बहुत अनुभवी है। डांगलार के माथे पर एक छाया सी आ गई। क्षमा करें, डांतिस ने पास आते हुए कहा। अब जबकि जहाज बांध दिया गया है, मैं पूरी तरह आपके लिए उपलब्ध हूं। मुझे लगता है कि आपने मुझे बुलाया था। डांगलार एक कदम पीछे हट गया। मैं यह पूछना चाहता था कि तुम एल्बा द्वीप पर क्यों रुके? मुझे नहीं पता। ये कप्तान लेक्लियर का अंतिम आदेश पूरा करने के लिए था। उन्होंने मृत्युशैया पर मुझे मार्शल बेरत्रां के लिए एक पैकेट दिया था। क्या तुम उनसे मिले, एडमंड? किससे? महान मार्शल से। हाँ। मुरेल ने चारों ओर देखा और डांतेस को अलग ले गया। और सम्राट कैसे हैं? उसने गंभीरता से पूछा। मेरी आंखों से जितना मैं देख सका, वे ठीक हैं। तो तुम सम्राट से भी मिले? जब मैं वहां था, वे मार्शल से मिलने आए थे। और क्या तुमने उनसे बात की? बात तो उन्होंने मुझसे की, डांतिस ने मुस्कुराते हुए कहा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे जहाज के बारे में पूछा, मार्सेई के लिए प्रस्थान का समय, हमने कौन सा मार्ग लिया और हम कौन सा माल ले जा रहे थे। मुझे लगता है कि यदि जहाज खाली होता और मैं उसका मालिक होता, तो वे उसे खरीदना चाहते। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल पहला सहायक हूं और जहाज मोरेल और सॉन की फर्म का है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। मोरेल पीढ़ी दर पीढ़ी जहाज मालिक रहे हैं और वहाँ एक मोरेल था जो उसी रेजिमेंट में मेरे साथ सेवा करता था जब मैं वॉलेंस में तैनात था। यह तो सच है, जहाज के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा। वह पोलिकार मोरेल था, मेरा चाचा, जो बाद में कप्तान बना। डांतेस, मेरे चाचा से कहना कि सम्राट को उनकी याद है।
और तुम उस पुराने सिपाही की आंखों में आंसू ले आओगे। आओ, आओ, वह आगे बोला, युवक के कंधों पर मित्रतापूर्ण ढंग से हाथ रखते हुए। तुमने कप्तान लेक्लेयर के निर्देशों का पालन करके एल्बा पर रुककर अच्छा किया। हालांकि यदि यह ज्ञात हो जाए कि तुमने मार्शल को एक पैकेट दिया और सम्राट से बात की, तो तुम संकट में पड़ सकते हो। इससे मैं कैसे संकट में पड़ सकता हूं? डांतिस ने कहा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं क्या ले जा रहा था, और सम्राट ने मुझसे वही प्रश्न किए जो वे किसी और से भी करते। लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें, वह आगे बोला। स्वास्थ्य अधिकारी और कस्टम्स के लोग जहाज पर आ रहे हैं। क्या मुझे अनुमति है? निस्संदेह, निस्संदेह। अपना काम जारी रखो। युवक वहां से चला गया और उसी समय डांगलार वापस आ गया। तो उसने पूछा, लगता है कि पोर्तो फेर्राजो पर रुकने का उसके पास आपको अच्छा कारण मिल गया। बहुत अच्छा कारण। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। दूसरे ने उत्तर दिया, कर्तव्य में किसी साथी को असफल होते देखना हमेशा दुखद होता है। डांतिस ने अपना कर्तव्य निभाया। जहाज के मालिक ने कहा, इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसे बंदरगाह में प्रवेश करने का आदेश कप्तान लेक्लेयर ने दिया था। कप्तान लेक्लेयर की बात निकली है, डांगलार ने कहा। क्या उन्होंने आपको अपने हाथ का कोई पत्र नहीं दिया? किसने? डांतिस ने। मुझे तो नहीं। क्या कोई पत्र था? मेरा विश्वास है कि उस पैकेट के अतिरिक्त कप्तान लेक्लेयर ने उसे एक पत्र भी सौंपा था। तुम किस पैकेट की बात कर रहे हो? उसी की जिसे डांतिस ने पोर्तो फेर्राजो पर रुकते समय पहुंचाया था। और तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पास पोर्तो फेर्राजो में देने के लिए कोई पैकेट था? डांगलार लाल पड़ गया। मैं कप्तान की केबिन के दरवाजे के पास से गुजर रहा था, जो आधा खुला था, और मैंने उन्हें पैकेट और एक पत्र डांतेस को देते हुए देखा। उसने इसका उल्लेख नहीं किया, मालिक ने कहा। लेकिन यदि उसके पास ऐसा कोई पत्र है, तो वह मुझे दे देगा। डांगलार ने एक क्षण सोचा। ऐसी स्थिति में उसने कहा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय में डांतिस से कुछ न कहें। शायद मैं भ्रम में था। उसी समय युवक लौट आया और डांगलार वहां से चला गया। तो अब क्या तुम मुक्त हो? मालिक ने पूछा। हाँ। ज्यादा समय नहीं लगा। नहीं, मैंने कस्टम्स को हमारे माल की सूची दे दी है। जहां तक बंदरगाह अधिकारियों का प्रश्न है, उन्होंने तटीय पायलट के साथ एक व्यक्ति भेजा था और मैंने उसे हमारे कागजात सौंप दिए हैं। तो अब यहां तुम्हारा और कोई काम नहीं है? डांतिस ने चारों ओर तेजी से नजर डाली। नहीं, सब कुछ ठीक है, उसने कहा। तो क्या तुम हमारे साथ भोजन करने आ सकते हो? कृपया मुझे क्षमा करें, डांतिस ने कहा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पिता से मिलना है। फिर भी आपने जो सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। यह उचित है, डांतिस, बहुत उचित। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे पुत्र हो। और डांतिस ने कुछ हिचकते हुए पूछा, जहां तक आपको झांत है, मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक है? मुझे ऐसा ही विश्वास है, प्रिय एडमंड, यद्यपि मैंने उन्हें देखा नहीं है। हाँ, वे अपने छोटे से कमरे में ही रहते हैं। कम से कम इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति में उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रही। डांतेस मुस्कुराया।
मेरे पिता एक गर्वीले व्यक्ति हैं और यदि उनके पास सब कुछ भी ना होता, तो भी मुझे संदेह है कि वे ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी से सहायता माँगते। अब जब तुम यह कर लोगे, तब हम तुम्हारी संगति की आशा कर सकते हैं। मुझे एक बार फिर क्षमा करें, डांतेस ने कहा। लेकिन उस पहली भेंट के बाद एक और भेंट है, जो मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आह! डांतेस, यह सत्य है। मैं भूल ही गया था कि लेक कातालान में कोई ऐसा है, जो तुम्हारी प्रतीक्षा उतनी ही अधीरता से कर रहा होगा, जितनी तुम्हारे पिता, सुंदर मर्सेडेस। डांतेस मुस्कुराया। आह! हाँ, मालिक ने कहा। अब मैं समझा कि वह फ़रौन की खबर पूछने 3 बार क्यों आई थी। सचमुच, एडमंड, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतनी सुंदर प्रेयसी है। वह मेरी प्रेयसी नहीं है, युवक नाविक ने गंभीरता से कहा। वह मेरी मंगेतर है। कभी-कभी दोनों एक ही बात हो जाती हैं, मालिक ने हंसते हुए कहा। हमारे लिए नहीं, डांतेस ने उत्तर दिया। आओ आओ, प्रिय एडमंड, दूसरे ने कहा। मुझे तुम्हें और रोकने ना दो। तुमने मेरा काम इतनी अच्छी तरह संभाला है कि मैं तुम्हें अपने काम संभालने का पूरा अवसर देता हूँ। क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है? नहीं, डांतीस ने कहा। मेरे पास यात्रा की पूरी मजदूरी है, लगभग 3 महीनों का वेतन। तुम अपने कामकाज को अच्छी तरह संभालते हो मेरे लड़के। आप यह भी जोड़ सकते हैं कि मेरे पिता एक निर्धन व्यक्ति हैं। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि तुम उनके प्रति एक अच्छे पुत्र हो। तो जाओ, अपने पिता से मिलो। मेरा भी एक पुत्र है, और यदि कोई व्यक्ति 3 महीने की यात्रा के बाद उसे मुझसे दूर रखता, तो मैं उससे रुष्ट हो जाता। तो क्या मैं विदा ले सकता हूँ? युवक ने झुककर कहा। हाँ, यदि तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना है। नहीं, जब कप्तान लेक्लेयर मृत्युशैया पर थे, तो क्या उन्होंने तुम्हें मेरे लिए कोई पत्र नहीं दिया? उनके लिए ऐसा करना असंभव था। लेकिन इससे मुझे याद आया, मैं आपसे 15 दिनों की छुट्टी मांगना चाहता था। विवाह करने के लिए? पहले उसके लिए, फिर पेरिस जाने के लिए। बहुत अच्छा। जितना समय चाहो, ले लो, डांतिस। हमें जहाज का माल उतारने में अच्छे 6 सप्ताह लगेंगे, और हम 3 महीनों से पहले फिर समुद्र में जाने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। लेकिन 3 महीनों बाद तुम्हें यहां होना होगा, फराउन बिंदु। जहाज के मालिक ने युवक नाविक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। अपने कप्तान के बिना रवाना नहीं हो सकता। अपने कप्तान के बिना, डांतिस ने पुकारा, और उसकी आंखें आनंद से चमक उठीं। जो आप कह रहे हैं, उसके विषय में बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपने अभी मेरे हृदय की सबसे गुप्त इच्छा को छू लिया है। क्या आप सचमुच मुझे फ़राओन का कप्तान नियुक्त करने का विचार रखते हैं? यदि यह केवल मुझ पर निर्भर होता, मालिक ने कहा, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कह देता, बात तय हो गई। लेकिन मेरा एक साझेदार है, और तुम इतालवी कहावत जानते हो, जिसका साझेदार होता है, उसका स्वामी भी होता है। फिर भी हम आधे रास्ते पर तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आवश्यक 2 मतों में से एक पहले ही है। दूसरा, तुम्हें दिलाने का काम मुझ पर छोड़ दो, और मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा। ओह मोरेल, युवक नाविक ने कहा, आंखों में आंसू भरकर, और जहाज के मालिक के हाथ थाम लिए। मैं अपने पिता और मर्सेडेस की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एडमंड, बहुत अच्छा। आकाश में एक ईश्वर है,
जो ईमानदार लोगों का ध्यान रखता है। जाओ, अपने पिता से मिलो। जाओ, मर्सिडीज से मिलो। फिर जब यह सब हो जाए, तो मेरे पास आना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको किनारे तक साथ ले चलूं? नहीं, धन्यवाद। मैं यहाँ डांगलार के साथ अपने हिसाब-किताब निपटाने के लिए रुकूंगा। क्या यात्रा के दौरान तुम मुझसे संतुष्ट थे? यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस प्रश्न से क्या समझते हैं। यदि एक अच्छे साथी के रूप में, तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने हमारे बीच एक तुच्छ विवाद के बाद यह मूर्खता की कि हम 10 मिनट के लिए मॉन्टे क्रिस्टो द्वीप पर रुककर बात निपटा लें, उसी दिन से वह मुझे पसंद नहीं करता। यह प्रस्ताव करना मेरी भूल थी और उसे ठुकराना उसका अधिकार। यदि आप उससे एक सुपर कार्गो के रूप में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहने को कुछ नहीं है। और जिस प्रकार उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, उससे आप संतुष्ट होंगे? अब बताओ, डांतेस, जहाज के मालिक ने पूछा। यदि तुम फ़राओन के कप्तान होते, तो क्या तुम डांगलार को बनाए रखते? कप्तान के रूप में हो या पहले सहायक के रूप में? डांतेस ने उत्तर दिया, मैं सदा उन लोगों के प्रति उच्च सम्मान रखूंगा, जिन्हें मेरे मालिकों का विश्वास प्राप्त है। अच्छा, अच्छा, डांतेस, तुम हर दृष्टि से एक उत्तम युवक हो। मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अधीर हो रहे हो। तो क्या मैं विदा ले सकता हूं? डांतेस ने पूछा। जाओ, मैं कह रहा हूं, क्या आप मुझे अपनी नाव उपयोग करने की अनुमति देंगे? ले जाओ। विदा, डांतेस ने कहा, और 1000 बार धन्यवाद। विदा, प्रिय एडमंड, और शुभकामनाएं। युवक नाविक नाव में कूद पड़ा, पिछली सीट पर बैठ गया और कानेबियर की ओर खेने का आदेश दिया। दो नाविक तुरंत अपने चप्पुओं पर झुक गए और नाव यथासंभव तेजी से आगे बढ़ी, उन हजारों छोटी नौकाओं के बीच से होकर जो बंदरगाह के प्रवेश से क्वेद और लेओं तक, दो पंक्तियों में खड़े जहाजों के बीच एक संकरे गलियारे जैसा मार्ग बना देती है। जहाज का मालिक मुस्कुराते हुए उसे तब तक देखता रहा जब तक नाव किनारे न लग गई और उसने उसे पत्थरों से जड़े घाट पर छलांग लगाते देखा, जहां वह तुरंत उस विविध रंगों वाली भीड़ में खो गया जो सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक प्रसिद्ध सड़क ला कानेबियर पर उमड़ी रहती है। इस प्राचीन फोसियाई उपनिवेश के आधुनिक निवासी इस पर इतने गर्वित हैं कि वे संसार की पूरी गंभीरता के साथ उस उच्चारण में, जो उनके हर शब्द में स्वाद भर देता है, ये घोषणा करते हैं। यदि पेरिस के पास कानेबियर होती, तो पेरिस थोड़ा सा मार्से ही होता। मुड़ते हुए जहाज के मालिक ने डांगलार को अपने पीछे खड़ा देखा, मानो आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो। पर वास्तव में उसकी ही तरह युवक नाविक के प्रस्थान को देख रहा था। किंतु उस एक व्यक्ति को देखते हुए इन दोनों जोड़ी आंखों में भाव बिल्कुल भिन्न थे।